हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल रेसल अखाड़ा। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ WWE रॉ 10 मई 2022 का। शो में बहुत सारे मैचेस थे, लगभग 9 मैचेस थे शो में। तो मैं पूरे शो को मैचेस बाय मैचेस रिव्यू करने वाला हूँ। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत करते हैं आर के ब्रो रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे कल द ब्लड लाइन ने हमें और ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया, लेकिन अब हम वही करने वाले हैं जो कि ओसोस और रोमन रिंग्स चाहते थे। यानी हम टैग टीम टाइटल को यूनिफाई करने वाले और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। और हम स्मैकडाउन में जाएंगे और रोमन रिंग से टैग टीम यूनिफिकेशन मैच की डिमांड करेंगे। अगर वो इनकार कर देगा, इसका मतलब कि उसे खुद ही अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं। ऐसा कहते ही स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि तुम नहीं बनोगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन, हम बनेंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन, क्योंकि आज हम तुम्हें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे और बाद में उसको टैग टीम यूनिफिकेशन मैच के लिए चैलेंज करेंगे और उन्हें भी हरा देंगे और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। क्योंकि आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स और आर के ब्रो का रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है। ये मैच हमने 10 बार से भी ज़्यादा रॉ पे देख लिया होगा, लेकिन फिर भी ये मैच काफ़ी अच्छा था। इस मैच में मॉन्टेज फोर्ड ने रिडल के ऊपर रिंग साइड पे एक कमाल की डाइव लगाई और रिडल ने भी गलती से रैंडी ऑर्टन के ऊपर रिंग साइड पे अपना फिनिशर फ्लोटिंग ब्रो लगा दिया था। उसके बाद मॉन्टेज फोर्ड ने रिडल के ऊपर अपना फिनिशर स्प्लैश लगाया, लेकिन वो रिडल को पिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि रैंडी ऑर्टन आके रिडल को सेव कर लेते हैं। उसके बाद मैच के एंडिंग मूवमेंट पे जब मॉन्टेज फोर्ड एक और स्प्लैश रिडल को लगाने जाते हैं तो रिडल उसको कन्वर्ट करके एक कमाल के आरके में बदल देते हैं, जो कि एक बहुत कमाल का आरके होता, शायद रैंडी ऑर्टन से भी बेहतर। और उसके बाद रिडल मॉन्टेज फोर्ड को पिन करके रॉ टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लेते हैं। अगली चीज़ जो हमें शो में देखने को मिलती है वो था केविन पैट्रिक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थ्योरी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, क्योंकि थ्योरी का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स के साथ मैच था। थ्योरी यहाँ पर कहते हैं कि मैं यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन सा सुपरस्टार है या वो कौन सी फॉर्म में है, मैं बस उस सुपरस्टार को हरा दूंगा जो मेरी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मुझसे लेना चाहेगा। और मेरे लिए कोडी रोड्स WWE में मैटर भी नहीं करता, मैं उसको आज हरा दूंगा। इसके बाद जजमेंट डे फैक्शन यानी एज, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली हमें रिंग में देखने को मिलते हैं। पहले तो एज यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं, वो क्राउड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि क्राउड ने उनकी कभी इज्जत नहीं की। और इसके बाद डेमियन प्रीस्ट प्रोमो कट करते हैं और उसके बाद रिया रिप्ली प्रोमो कट करती हैं और वो कहती हैं कि जजमेंट डे फैक्शन को ज्वाइन करना उनकी लाइफ का सबसे ईजीएस्ट डिसीजन था, क्योंकि एड ने ही उनको एडवाइस दी थी कि वो लिव मॉर्गन के साथ रह कर बहुत ज़्यादा दब गई हैं और अंडर रेट हो गई हैं। इसकी वजह से रिया रिप्ली ने जजमेंट डे फैक्शन को ज्वाइन किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा अभी लिव मॉर्गन के साथ अनफिनिश बिजनेस है, क्योंकि आज मेरा उसके साथ मैच है। उसके बाद एज कहते हैं कि मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूँगा और वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी WWE में, जिसको सब फॉलो करेंगे। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलती हैं, क्योंकि लिव मॉर्गन का रिया रिप्ली के साथ मैच था। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का मैच देखने को मिलता है। पूरे मैच में रिया रिप्ली ने डोमिनेट किया और उन्हें सबमिशन लगा के लिव मॉर्गन को पिन करा दिया और वो मैच जीत जाती हैं। तब भी वो लिव मॉर्गन के ऊपर अपना अटैक जारी रखती हैं। फिर हमें एजे स्टाइल और फिन बैलर देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिन बैलर का शो में डेमियन प्रीस्ट के साथ एक मैच था। ये मैच ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन मैच के बीच में एज ने फिन बैलर के ऊपर उनको स्पीयर लगा के अटैक कर दिया। फिर हमें एज, डेमियन प्रीस्ट और एजे स्टाइल फिन बैलर के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। एजे स्टाइल के सामने रिया रिप्ली आ जाती हैं और एजे स्टाइल एक लड़की को अटैक नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका फ़ायदा एज और डेमियन प्रीस्ट ने उठा लिया और उन्होंने डबल टीम मूव लगा लिया एजे स्टाइल को। इस तरह से जजमेंट डे फैक्शन का अपर हैंड रहता है एक बार फिर से एजे स्टाइल और फिन बैलर के ऊपर। इसके बाद बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पर चैट गेबल केविन ओवन से कहते हैं कि उन्होंने इजिकल के हाथ का पकड़ा हुआ एक कप DNA लैब में भेजा है। बाद में वो इजिकल और अलायस का DNA मैच कर देंगे और ये साबित कर देंगे कि इजिकल अलायस ही है। इसके बाद केविन ओवन चैट गेबल से कहते हैं कि आज उनके ओल्डर ब्रदर यानी उनके बड़े भाई का यानी केन का इजिकल के साथ एक मैच है।
इसके बाद हमें MVP के VIP लॉन्च का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट खुद ओमोस होते हैं। MVP यहाँ पर कहते हैं कि तुम ओमोस की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उसने कल बॉबी लैशली को हराया था और बॉबी लैशली को मैंने ही बनाया था। आई मेड बॉबी लैशली। इसके बाद हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर देखने को मिलते हैं, जो आते हैं और वो यहाँ पर ओमोस और MVP के साथ अलायंस बनाने यानी टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमें बॉबी लैशली देखने को मिलते हैं, वो आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो रिंग के बाहर खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो अंदर आते हैं, MVP को मारने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन सेड्रिक अलेक्जेंडर उन्हें बचा लेते हैं और वो ओमोस को रिंग से नीचे गिरा देते हैं और सेड्रिक अलेक्जेंडर को फिर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमें सोनिया डेविल देखने को मिलती है, जिनका किसी सुपरस्टार के साथ मैच था, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम था वो सुपरस्टार कौन है। पहले एडम पियर्स यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि सोनिया डेविल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि WWE के हायर ऑफिशियल यानी WWE के जो बड़े ऑफिशियल हैं, उन्होंने तुम्हारा WWE के साथ कॉन्टैक्ट टर्मिनेट कर दिया, यानी तुम अब WWE के कोई ऑफिशियल नहीं हो, तुम बस WWE की एक सुपरस्टार हो। जिसके बाद सोनिया डेविल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। फिर एडम पियर्स सोनिया डेविल का अपोनेंट रिवील करते हैं और वो अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि एलेक्सा ब्लिस थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमें सोनिया डेविल और एलेक्सा ब्लिस का मैच देखने को मिलता है। एलेक्सा ब्लिस ने पहले एक DDT लगाई और उसके बाद अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ ब्लिस सोनिया डेविल को लगा के उनको पिन कर दिया और 15 सेकंड के अंदर एक रिकॉर्ड जीत सोनिया डेविल के ऊपर हासिल कर ली। इसके बाद हमें इजिकल देखने को मिलता है, जिनका मैच केविन ओवंस के ओल्डर ब्रदर यानी केन के साथ था। यहाँ पर केविन ओवंस ही केन बन के आए थे। उन्होंने नकली दाढ़ी और सर पे बाल लगाए थे। वो रिंग में आते हैं, पहले वो इजिकल से कहते हैं कि तुम मान जाओ कि तुम अलायंस हो, लेकिन इजिकल इस पर मना कर देते हैं और उसके बाद वो क्राउड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है ये इजिकल है, तो क्राउड हाँ कहता है। जिसके बाद केविन ओवंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो अपनी दाढ़ी और बाल हटा के कह देते हैं कि मैं केविन ही हूँ, केन नहीं हूँ, मैं बस नाटक कर रहा था। लेकिन क्राउड को, हमें और इजिकल को सबको मालूम था कि ये केविन ओवंस ही है जो कि नाटक कर रहा है। उसके बाद केविन ओवंस और अलायंस के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद केविन ओवंस को सेव करने के लिए चैट गेबल और ओटिस यहाँ पर आते हैं और केविन ओवंस इजिकल को एक स्टनर लगा के स्टैंड टॉल करते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज एडम पियर्स, बेकी लिंच और आस्का देखने को मिलती हैं। एडम पियर्स यहाँ पर आस्का को बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट मेन इवेंट में एक चैंपियनशिप कंटेंडर मैच दे देते हैं, जिसके ऊपर बेकी लिंच बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं और यहाँ पर आस्का बेकी लिंच को कहती हैं कि तुम एक मॉम नहीं हो बल्कि एक बेबी हो और एक क्राई बेबी हो। इस तरह आस्का बेकी लिंच को चिढ़ाती हैं। और इसके बाद हमें वीर महान और एक लोकल टैलेंट फ्रैंक लोमैन का मैच देखने को मिलता है। फ्रैंक लोमैन की फिजिक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वीर महान ने आसानी से फ्रैंक लोमैन को अपना सबमिशन सर्जिकल क्लच लगा के उनको सबमिट करवा दिया। इसके बाद हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है, जो कि था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थ्योरी वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। गोरिल्ला पोजीशन में कोडी रोड्स का इंटरव्यू लिया जाता है, कोडी रोड्स की एंट्री होती है और इनका मैच शुरू होता है। ये मैच काफ़ी अच्छा था, आपको ये मैच ज़रूर देखना चाहिए। इसमें कोडी रोड्स ने मूनसॉल्ट, कोडी कटर और अपनी डिजास्टर किक भी लगाई, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके बाद वो कोडी रोड्स को रिंग साइड पे लेके जाते हैं और अनाउंसर टेबल पे एक कर्व स्टॉर्म भी लगाते हैं। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिलता है वो था साशा बैंक्स एंड नेओमी वर्सेस डूड्रॉप एंड निकी ASH। आसानी से साशा बैंक्स और नेओमी ने निकी ASH और डूड्रॉप को हरा दिया। इसके बाद डूड्रॉप निकी ASH पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं और दोनों के बीच में बहस चलती रहती है। जो अगला मैच हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, मुस्तफ़ा अली वर्सेस चियम्पा, और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे द मिज। तो देखने में इंटरेस्टिंग था कि क्या होगा इस मैच में। मिज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पार्शियल हो रहे थे। जब मुस्तफ़ा अली पिन कर रहे थे तो मिज काफ़ी लेट काउंट कर रहे थे, और जब चियम्पा यहाँ पर पिन कर रहे थे तो मिज काफ़ी जल्दी काउंट कर रहे थे। और उन्होंने ऐसा ही किया, जब चियम्पा ने मुस्तफ़ा अली को एक ड्रॉप लगाई तो मिज ने काफ़ी जल्दी काउंट किया और चियम्पा को यहाँ पर विक्ट्री दिला दी। इसके बाद जो हमें अगली सेगमेंट देखने को मिली वो लेसी एवंस का एक इमोशनल प्रोमो था। इस इमोशनल प्रोमो में लेसी एवंस ने अपने फैमिली के बारे में बताया और अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताया। इसके बाद हमें बॉबी लैशली देखने को मिलते हैं, जो कि ओमोस को एक स्टील केज मैच के लिए
चैलेंज कर देते हैं और अगले हफ्ते के लिए ऑमोस वर्सेस बॉबी लेजली एक स्टील केज मैच ऑफिशियल हो गया है। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि था बियांका बिलेयर वर्सेस आस्का चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच। यहाँ पर रिंग साइड पे बेकी लिंच बैठी हुई होती हैं। ये मैच काफ़ी अच्छा था, आपको ये मैच ज़रूर जाके देखना चाहिए। बेकी लिंच ने इस मैच में बियांका बिलेयर को अटैक कर दिया और उसके बाद उन्होंने आस्का को भी अटैक कर दिया और उनको एक मैन हैंडल स्लैम लगा दी। इस तरह शो ऑफ एयर चला जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।